नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल आरएसपी कंपटीशन टारगेट में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके का फुल एनालिसिस करेंगे। यह क्लास आपके लिए कितना हेल्पफुल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगर इस क्लास का आप पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इस क्लास का पीडीएफ नोट बुक डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस क्लास को बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो दोस्तों, आज के क्लास में हम बात करेंगे दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, उसके बारे में हम बेसिक सी चर्चा करेंगे और उसके बारे में जानेंगे वर्ल्ड मैप के सहायता से, और बात करेंगे यह करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, और इसके साथ साथ स्टैटिस्टिक्स जीके भी। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं इस मोटिवेशन लाइन के साथ। तो मोटिवेशन लाइन आज की क्लास का, अगर कोई हमें बुरा कहता है, अगर कोई हमें बुरा कहता है तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। अगर कोई हमें अच्छा कहता है, अगर कोई हमें अच्छा कहता है तो बहुत खुशी मिलती है। अब सवाल यह है कि हम अपनी खुशियों और दुखों का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में क्यों दे देते हैं। सवाल अब यह है कि हम अपने खुशियों और दुखों का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथों में क्यों दे देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, और अपने आप में जो अच्छा है या खराब है या खुशी दुख जो भी है, अपने हाथ में इसका कंट्रोल, स्वयं का कंट्रोल स्वयं ही रखना चाहिए, ना कि दूसरे पर आश्रित, और दूसरे पर छोड़ देना चाहिए, ना ही दूसरे पर आश्रित रहना चाहिए। चलिए तो दोस्तों, इसी के साथ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देहिंग पटकाई को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। देहिंग पटकाई को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, तो बात करेंगे असम राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। चलिए तो बात करते हैं इसके बारे में, और भी थोड़ा बेसिक से जानेंगे इसके बारे में कि असम राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान है और कौन कौन है, इसके बारे में भी जानेंगे। और चलिए तो देखते हैं। अब बात करते हैं, असम सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। इसे वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान जो है उसे वर्षा वन के राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें वनस्पति और जीवों की विविधता पाई जाती है। यानी कि इस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वनस्पति और जीवों की विविधता पाई जाती है, इसी के अनुसार से इसे नामकरण किया गया है। और बात करते हैं, इसे वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में 2004 में मान्यता दी गई थी। यानी कि इस वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो 2004 में मान्यता दी गई थी, और इसका कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं 111.9 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। दोस्तों, बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान की, किस राज्य में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, तो बात करते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। और बात करते हैं मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बोरी राष्ट्रीय अभ्यारण्य, और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फोसिल राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, सतापनी वन्यजीव अभ्यारण्य, और संथोली वन्यजीव अभ्यारण्य, संजय राष्ट्रीय उद्यान। और बात करते हैं सेकंड नंबर की, यानी कि सेकंड पर किस, यानी कि किस में राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। सेकंड नंबर की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल 10, अंडमान निकोबार द्वीप समूह टोटल 10 राष्ट्रीय उद्यान है। और फर्स्ट नंबर पर मध्य प्रदेश, सेकंड पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाता है। और बात करते हैं अंडमान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो बात करते हैं रॉस आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान, गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, मिडल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हेरिट राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। और बात करते हैं रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, सेडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान जो कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन की बात करें तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का साउथ बटन जो सबसे छोटा है। और बात करते हैं रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान और महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों तीन राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पर राष्ट्रीय उद्यान के मामले में मध्य प्रदेश, दूसरी पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और बात करते हैं अब तीसरे नंबर का, तो तीसरे पर असम आ जाता है। असम में अभी वर्तमान में कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान है। आइए उसके बारे में भी चर्चा करते हैं और बात करते हैं सतरिया नृत्य। असम से संबंधित सतरिया नृत्य की बात करें तो असम से संबंधित है। और तेजपुर की लीची जिसे जीआई टैग प्राप्त है उस वह भी असम से संबंधित है। और शाही लीची की बात करें तो यह बिहार से संबंधित है, इसे भी जीआई टैग प्राप्त है। और बात करते हैं सेवन सिस्टर राज्य में से सबसे सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य है असम, जो सेवन सिस्टर में से सभी राज्यों से सीमा साझा करते हैं। ये भी सेवन सिस्टर में आते हैं। और बात करते हैं अम्बुबाची मेला किस राज्य से संबंधित है, तो असम से संबंधित है। और और बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम राज्य में स्थित है। और चाय उत्पादन में असम बात करें तो भारत में नंबर 1 पर है। और बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 2 असम राज्य में स्थित है और यह सदिया से धुबरी तक यह राष्ट्रीय जलमार्ग है। और बात करते हैं असम के राष्ट्रीय उद्यान में, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो बात करते हैं असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान। और बात करते हैं औरंग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और राय मोनो असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान है। और बात करते हैं सातवें को, तो सातवां तो आप जान ही गए हैं, क्वेश्चन में बताया गया है। और बात करते हैं असम के बारे में और थोड़ा डिटेल से, तो असम की बात करें तो असम की राजधानी की बात करें तो दिसपुर है। और आज मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा है, जो हाल ही में नई सरकार में गठन में यह बने हैं। और राज्यपाल की बात करें तो जगदीश मुखी राज्यपाल है। और मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो एन कोटेश्वर सिंह है, एन कोटेश्वर सिंह है। तो और बात करते हैं असम राज्य की स्थापना की, तो 15 अगस्त 1947 में स्थापना हुआ था। और सीटों की बात करें तो लोकसभा सीट 14 है। और बात करते हैं राज्यसभा सीट के बारे में, 7 राज्यसभा सीट है। और विधानसभा सीट की बात करते 126 विधानसभा सीटें हैं। और असम राज्य के आधुनिक संस्थापक की बात करें तो गोपीनाथ बारदोली असम राज्य के आधुनिक संस्थापक माने जाते हैं। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 9 जून 2021 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कितने भारतीय विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ 400 वैश्विक विश्वविद्यालय में जगह दी गई है, तो कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को सर्वश्रेष्ठ 400 वैश्विक विश्वविद्यालयों में जगह दी गई है, तो बात करते हैं 8 विश्वविद्यालय को जगह दी गई है। तो बात करते हैं और इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आइए जानते हैं। अब बात करते हैं क्यूएस का फुल फॉर्म की बात करें तो क्वाइक्वेरेली साइमंड्स क्वाइक्वेरेली साइमंड्स इसका फुल फॉर्म होता है। और बात करते हैं 3 विश्वविद्यालय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली और आईआईएससी बेंगलोर शीर्ष 200 में शामिल यूनिवर्सिटी है, यानी कि 200 शीर्ष टॉप में 3 यूनिवर्सिटी है जो ये शामिल है। और बात करते हैं टॉप भारतीय यूनिवर्सिटी की, तो आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो 177 रैंक के साथ भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में है, स्थान दिया गया है इसे। और बात करते हैं इसके बाद सेकंड पर आईआईटी दिल्ली को 185 अंक के साथ सेकंड स्थान मिला है। और आईआईसी बेंगलुरु को 186 अंक के साथ इसको तीसरा यानी कि तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और बात करते हैं भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को दुनिया के शीर्ष अनुसंधान विश्वविद्यालय के रूप में भी चुना गया, यानी कि दुनिया के शीर्ष अनुसंधान विश्वविद्यालय के रूप में भी चुना गया, जो प्रति संकाय संकेतक के लिए 100/100 यानी कि 100 में से 100 एक सही स्कोर प्राप्त करता है, जो अनुसंधान प्रभाव को मापता है। यानी कि जो भी अनुसंधान यानी टेक्नोलॉजी के बारे में जो भी रिसर्च करता है उसे 100 अंक मिलता है। और यह जो है रिसर्च के मामले में बात करें तो 100 में 100 अंक प्राप्त करके यह दुनिया में शीर्ष अनुसंधान के रूप में इसे चुना गया है। शीर्ष स्थान में यह अपना जगह बना लिया है आईआईसी बम्बई बेंगलुरु ने। और बात करते हैं यह पहला मौका है जब किसी भारतीय संस्थान ने शोध या किसी अन्य पैरामीटर में पूर्ण 100 अंक हासिल किए हैं। और बात करते हैं यह जो भारत का अभी तक में सब पहला विश्व यानी कि पहला विश्वविद्यालय है आईआईसी
बेंगलुरु जिसने शोध संस्थान या अन्य पैरामीटर में 100 अंकों हासिल किया है। यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और यह नेक्स्ट यानी अगले एग्जाम में या आने वाले एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। और बात करते हैं इसके बारे में और टॉप यूनिवर्सिटी की बात करें तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT ने लगातार 10वें साल टॉप रैंकिंग पर रहा है, टॉप किया है यानी टॉप रैंकिंग में रहा है। और MIT के बाद दूसरे स्थान पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है जो दूसरे स्थान पर रहा है। स्टैंडरफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने तीसरा स्थान साझा किया है, यानी कि स्टैंडर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने बात करें तो तीसरा स्थान साझा किया है। आप यहाँ से देख सकते हैं भारतीय यूनिवर्सिटी की टॉप 200 में रैंकिंग की बात करें तो 2000 बात करते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की बात करें तो 200 यानी कि 200 में 3 अनुसंधान की यानी यूनिवर्सिटी की स्थान 3 यूनिवर्सिटी को स्थान प्राप्त हुआ है। मुंबई को जिसमें हम बता दिए हैं और IIT दिल्ली, IISc, IISc बेंगलुरु को यह स्थान प्राप्त हुआ है। और बात करते हैं JNU पहली बार टॉप 600 में शामिल हुआ है, यानी कि JNU की बात करें तो पहली बार 600 में शामिल हुआ है। और वर्ल्ड टॉप में बात करें तो आपको पहले ही बता चुके हैं, एक नंबर पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है एक नंबर पर। और दूसरे नंबर की बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दूसरे पर है वर्ल्ड में। और तीसरे नंबर की बात करते हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ये तीसरे नंबर पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की, किसने लॉन्च की अपनी श्री श्री गुरु श्री शुरू श्री शुरू नामक क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट, यानी किसने लॉन्च की अपनी श्री शुरू नामक क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट। तो बात करते इसको लॉन्च करने वाले हैं क्रिकेटर के महान खिलाड़ी जो है वीरेंद्र सहवाग। सहवाग ने इसे लॉन्च किया गया। इसके बारे में क्या खासियत है और क्यों लॉन्च किया गया इसके बारे में हम अब बात करते हैं। भारतीय स्टार क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने यह वेबसाइट इस नाम से वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। और इस नाम नामक के एक क्रिकेटर यानी कि इस वेबसाइट नामक के क्रिकेटर कोचिंग पोर्टल लॉन्च किया है। और श्री शुरू शुरू भारत की पहली एल इन एन ब्लेड कोचिंग वेबसाइट है जो युवा खिलाड़ियों को व्यक्तिगत रूप से सीखने का अनुभव प्रदान करती है। इसकी वेबसाइट ये है और आप देख सकते हैं, यानी कि इस वेबसाइट के माध्यम से जितने भी खिलाड़ी है युवा उसको इस वेबसाइट के माध्यम से खेल और खेल के प्रति जागरूकता और बढ़ाने के लिए और इसके प्रति सतत निरंतर अभ्यास कराने के लिए विद्यार्थियों में खेल की भावना जगाने हेतु कि यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसे आप इस पोर्टल के माध्यम से इसको सारी जानकारी खेल से संबंधित दी जाएगी। और चलिए बात करते हैं, एक तरह से कोचिंग एक तरह से पोर्टल जो है एक जैसे रीडिंग के लिए जो कोचिंग करते हैं ठीक उसी तरह कोचिंग की तरह यह पोर्टल है जो इसके अंतर्गत उसे सारी जितने भी जानकारी होंगे साझा किए जाएंगे या जानकारी दी जाएगी। चलिए तो बात करते हैं और कि यह पोर्टल के बारे में। तो ये है पोर्टल जो लॉन्च किया गया है और यह है वीरेंद्र सहवाग जो इसके माध्यम से सारी जानकारी खेल से संबंधित साझा किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, किस ब्रांड को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का रेफरी बनाया गया है। किस ब्रांड को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का रेफरी बनाया गया है। तो बात करते हैं रिचर्ड एलिंगबर्थ और माइकल गॉफ को, ये दोनों को बनाया गया है फाइनल यानी कि फाइनल टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का रेफरी ये रिचर्ड एलिंगबर्थ और माइकल गॉफ को बनाया गया। आइए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो ICC एलीट पैनल ने रेफरी किस ब्रांड को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के फाइनल की देखरेख के लिए नियुक्त किया है। तो यह मैच 18 जून से साउथहैम्पटन के एजिसबो में होने वाला है। और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने घोषणा की है कि ICC एलीट पैनल के लिए
पैनल के रिचर्ड एलिंगवर्थ और माइकल गॉफ को ऑन फील्ड अंपायर होंगे, यानी कि ऑन फील्ड अंपायर के रूप में इसे चुना गया है। और बात करते हैं आईसीसी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो ग्रेग बर्कले आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और बात करते हैं आईसीसी के सीईओ की बात करें तो यह मनु सहनी आईसीसी के सीईओ है। और बात करते हैं आईसीसी का मुख्यालय की बात करते हैं दुबई में यूएई में स्थित है। और बात करते हैं ये जो है इसे ही चुना गया है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की और इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं क्रिकेट से संबंधित। तो बात करते हैं आईपीएल के 13वें सीजन जो है दुबई में आयोजित किए गए थे, जिसमें कि मुंबई इंडियंस लगातार 5वीं बार विजेता बने थे। और बात करते हैं 14वीं आईपीएल की, तो 14वीं आईपीएल भी कोविड-19 कारण की जो रद्द किया गया था और यानी कि पोस्टपोन किया गया था, उसे भी दुबई में कराने का निर्णय लिया गया है, जो कि लगातार विदेश में 2 बार लगातार विदेशों में यानी यूएई में कराने वाले 13वें 14वें आईपीएल के संस्करण जो दुबई में कराए जाएंगे। यानी कि 14वें की आईपीएल संस्करण की बात करें तो वीवो इसका स्पॉन्सर बनेंगे। और 13वीं आईपीएल सीजन की बात करें तो ये इसमें ड्रीम 11 इसका स्पॉन्सर बने थे। और बात करते हैं विदेशों में पहला आईपीएल आयोजित होने वाला पहला आईपीएल था जो साउथ अफ्रीका में आयोजित हुआ था। और ये पहला सबसे पहले जो आयोजित हुआ था साउथ अफ्रीका में पहला आईपीएल आयोजित किया गया था। और पहले आईपीएल के विजेता की बात करें तो राजस्थान रॉयल टीम जो था पहले आईपीएल के विजेता टीम रहे थे। चलिए और बात करते हैं और लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अंडमान सागर में शुरू हुआ इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है, तो इंडो थाई यानी कि इंडो थाई के थाई का मतलब हो जाता है इंडिया और थाईलैंड, यानी कि नाम से भी आप जान सकते हैं इंडिया और भारत और थाईलैंड के बीच यह युद्धाभ्यास होता है। आइए बात करते हैं इसके बारे में और थोड़ा विस्तार से, यानी कि बात करते हैं भारत थाईलैंड संबंधित गश्ती अभ्यास की बात करें तो 31वां यानी कि 31वां संस्करण है। यह 9 जून 2021 से शुरू हो गया। यह 3 दिवसीय गश्ती अभ्यास भारतीय नौसेना और रॉयल थाई यानी कि रॉयल थाईलैंड नौसेना के बीच आयोजित किया जा रहा है। और इस अभ्यास में भारत की ओर से स्वदेशी नौसेना अपतटीय गश्ती पोत आईएनएस सरयू भाग ले रहे हैं, और तो वहीं थाईलैंड की ओर से थाई नौसेना एचटीएमएस क्रॉबी भाग ले रहे हैं। और बात करते हैं कॉर्पोरेट अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच आयोजित किए जाते हैं, जो यह 2005 से हर 2 वर्ष की अंतराल में आयोजित किए जाते हैं। यानी कि कॉर्पोरेट युद्ध अभ्यास भारत थाईलैंड की बात करें तो ये 2005 से दोनों देशों के बीच हर 2 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। और यह दोनों देशों के नौसेनाओं के बीच युद्ध अभ्यास होता है। और बात करते हैं थाईलैंड की राजधानी की बात करें तो बैंकॉक है। मुद्रा की बात करें तो थाई बाहत यहाँ की मुद्रा है। आइए देखते हैं थाईलैंड की लोकेशन, तो यहाँ पे इस साइड में इंडिया हो जाता है। इंडिया ये बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी के बाद यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और इसी के जस्ट बगल में की बात करते हैं तो ये थाईलैंड है, यानी बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी की बात करें तो बैंकॉक, यानी एक तरह से तो यह म्यांमार से सटा हुआ थाईलैंड है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब बात करते हैं नेक्स्ट यानी 6 क्वेश्चन की, सुनील छेत्री ने अर्जेंटीना के किस खिलाड़ी को पीछे छोड़ा है। सुनील छेत्री ने अर्जेंटीना के किस खिलाड़ी को पीछे छोड़ा है, तो लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। अब बात करते हैं सुनील छेत्री ने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए 74 स्ट्राइक के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने 2022 फीफा विश्व कप और 2023 के एएफसी एशियाई कप के लिए संयुक्त रूप से प्रारंभिक क्वालिफाइंग राउंड मैच में ये रिकॉर्ड बनाया है। इस बार रिकॉर्ड के लिए पहले नंबर पर पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो यानी कि 103 अंक के साथ है पहले स्थान पर। और सुनील छेत्री ने भारत को विश्व कप क्वालिफाई में 6 साल बाद जीत दिलवाई है। वो विश्व फुटबॉलर के ऑल टाइम टॉप 10 में प्रवेश करने से सिर्फ एक कदम दूर हैं
सुनील छेत्री भारत के एक पेशेवर फुटबॉलर है और उन्हें कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि बात करें तो कह क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं कि किस फुटबॉलर खिलाड़ी को कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से जाना जाता है, तो यानी सुनील छेत्री को जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। आइए देखते हैं इसके बारे में। यह है भारत के सुनील छेत्री और यह क्रिस्टियानो लियोनो मेसी की बात करें तो इसे पीछे छोड़ दिया है। आइए और इसके बारे में जानते हैं। आइए सुनील छेत्री को देखिए। तो भारत के सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय गोल्स में मेसी को पछाड़ा। तो भारतीय फुटबॉल टीम के एशियाई करिश्माई स्ट्राइकर सुनील छेत्री ने अर्जेंटीना के स्टार लियोनो मेसी को गोल्स के मामले में पछाड़ दिया, यानी कि गोल्स के मामले में इन्होंने उसे पीछे छोड़ दिया है। और छेत्री ने मेसी को पीछे छोड़ सर्वाधिक गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ी बने, यानी कि गोल करने में सर्वाधिक सक्रिय खिलाड़ी बन गए जो कि मेसी को पीछे छोड़ दिए हैं। और बात करते हैं सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, यानी कि सूची की बात करते हैं दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही उनके कुल अंतर्राष्ट्रीय गोल की संख्या 74 हो गए हैं। चलिए तो और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन की। किस देश की लेखिका टसीटसी डंगारेम्बगा डंगारेम्बगा को मिला PEN यानी पेन पिंटर प्राइज 2021? तो किस देश की खिलाड़ी को यह प्राइज मिला है, तो बात करते हैं जिम्बाब्वे खिलाड़ी की बात करते हैं। तो चलिए इसके बारे में और देखेंगे। जिस प्रकार इस खिलाड़ी का नाम है ठीक उसी प्रकार उसका चेहरा भी है। जिस जिस तरह के नाम रखे हुए हैं या इसका नाम है उसी तरह का इस चेहरा है। आइए इसके बारे में पहले विस्तार से जान लेते हैं, तब उसका आप लोगों को चेहरा दिखाएंगे। तो ये किस प्रकार है, नाम के अनुसार से यह चेहरा इसका मैच करता हुआ मैच बहुत ही मैच करता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जिम्बाब्वे की लेखिका टसीटसी डंगारेम्बगा, जिन्हें बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है तथा जिन्हें पिछले साल भ्रष्टाचार के विरोध में हरारे में गिरफ्तार किया गया था, उनको उनको उनकी पुस्तक पर एबिलिटी टू कैप्चर, यानी कि उनकी पुस्तक जो है एबिलिटी टू कैप्चर एंड कम्युनिकेट बिटर ट्रूथ इवन एमिड्स टाइम ऑफ यूपीवल के लिए पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दंगारेम्बगा की पुस्तक की बात करें तो दिस मॉर्नेबल बॉडी को बुकर प्राइज 2020 के लिए चुना गया, यानी कि उसकी पुस्तक जो है दिस मॉर्नेबल बॉडी के लिए को बुकर प्राइज 2020 के लिए चुना गया है। और यह क्वेश्चन पूछ सकते हैं दिस मॉर्नेबल बॉडी किसकी पुस्तक है, जिसे 2000 यानी कि किसके द्वारा रचित पुस्तक है जो 2020 के लिए चुना गया है, बुकर प्राइज के लिए चुना गया है। तो यह बात करते हैं तो टसीटसी डंगारेम्बगा की यह पुस्तक है। अब बात करते हैं पेन प्रिंटर पुरस्कार की स्थापना की बात करें तो यह प्रिंटर पुरस्कार की स्थापना 2009 में नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हेरोल्ड पिंटर की स्मृति में की गई है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष नाटकों, कविताओं, निबंधों या उत्कृष्ट साहित्यिक योग्यता के उपन्यास अंग्रेजी में लिखे गए एक महत्वपूर्ण निकाय के तहत लेखकों तथा कवियों को दिए जाते हैं। यानी कि अंग्रेजी में साहित्य, निबंध, नाटक, कविता, जो भी अंग्रेजी भाषा में लिखे जाते हैं उसी के लिए यह पुरस्कार लेखकों को दिए जाते हैं। आइए उसकी फोटो देख लेते हैं। तो यह उनकी फोटो है। अब बात करेंगे तो इसका क्या नाम है, तो आप क्या बताइएगा। इसका नाम जिस प्रकार है जो जल्दी याद नहीं होता है, यह बात करते हैं यही है तथिस्सी डंगारेम्बगा। आप देख सकते हैं जिस प्रकार नाम है उसी तरह नाम से इसका फेस मैच करता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जिम्बाब्वे किस महाद्वीप में स्थित है, तो जिम्बाब्वे की बात करें तो एशिया नहीं तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है
और देख सकते हैं आप इस तरह यह इंडियन ओशियन है, और इंडियन ओशियन के ही जस्ट यहाँ पे नीचे अफ्रीका महाद्वीप पे ये चेहरा जो यानी कि ये चित्र जो दिखाया गया है जिम्बाब्वे का, तो यह जिम्बाब्वे देश है। और यह बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बात करते हैं तो यह से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, मकर, विषुवत और भूमध्य, यानी कि तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरते हैं, कर्क, मकर और विषुवत रेखा यहाँ से गुजरते हैं। और बात करते हैं दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप की, तो यह एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका आता है, और अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 8 क्वेश्चन की, 8वें नंबर क्वेश्चन की। तो भारत पे तथा आईसीसी कब तक के लिए पार्टनर बने हैं? तो भारत पे तथा आईसीसी कब तक के लिए यानी किस वर्ष के लिए, किस वर्ष तक के लिए पार्टनर बने हैं? तो 2023 तक के लिए पार्टनर बने हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा विस्तार से, पार्टनर बने हैं, क्यों बने हैं, और इस पार्टनर से किसके लिए बने हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ा बेसिक से। भारत पे की बात करते हैं तो 2023 तक आईसीसी के सभी इवेंट में ब्रॉडकास्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आईसीसी को साथ देगा। यानी भारत पे जो है आईसीसी के जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें ब्रॉडकास्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आईसीसी को साथ देगा, तथा इसी के साथ वह इन वेन्यूज ब्रांड एक्टिवेशन का पालन करेगा। और बात करते हैं इसके द्वारा यानी कि भारत पे आईसीसी के द्वारा आयोजित किए जाने वाले टूर्नामेंट में शामिल होंगे। यानी कि बात करते हैं आईसीसी द्वारा जो टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं इसमें ये शामिल होंगे भारत पे। और बात करते हैं आगामी आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन जो साउथहैम्प्टन यूके 2021, और पुरुषों का टी20 विश्व कप 2021 भारत, पुरुषों का टी20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया 2022, महिला विश्व कप न्यूजीलैंड 2022 में, और अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज 2022, और महिला टी20 विश्व कप दक्षिण अफ्रीका 2022, पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 और विश्व टेस्ट चैंपियन 2023 में जो आयोजित किए जाएंगे, तो इसमें भारत पे और आईसीसी के साझेदारी होंगे। और यह जो साझेदारी होगा तो 2023 तक साझेदारी होने वाले हैं, और तो इसको आप बढ़िया से समझ सकते हैं अच्छी तरीके से, तो इसमें दिया हुआ है और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं यानी इसके बारे में और भी कुछ जान लेते हैं। भारत पे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें तो अश्नीर ग्रोवर है, और भारत पे का मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है, और भारत पे की स्थापना की बात करें तो 2018 में किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फेसबुक ने किसको शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? यानी कि फेसबुक ने किसे शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो बात करते हैं स्फूर्ति प्रिया, स्फूर्ति प्रिया को शिकायत अधिकारी की नियुक्त किया गया है। और बात करते हैं अभी हाल ही में सोशल नेटवर्किंग जितने भी है तो यह चर्चा में रहा था फेसबुक, ट्विटर, जो कि इसे भारत सरकार के द्वारा अल्टीमेट दिया गया था कि जितने भी फेक न्यूज फैलाते हैं तो इसका जिम्मेदारी आप मतलब आपका जवाबदेही होगा। इसी के कारण जो है फेसबुक के लिए कुछ नियमावली यानी शर्तें रखी गई थी, जो इसके द्वारा इनकार इनकार कर दिया गया था। तो भारत सरकार के द्वारा कुछ दिन का ऐसे टाइम दिया गया था, यानी 3 महीने का टाइम दिया गया था तुम कि यानी कि अपना ये अल्टीमेट हमारा जितना भी है तो इसे नियमावली है तो इसे पूरा करो, नहीं तो अपने बढ़िया बिस्तरा बांध के भारत से निकल लो। तो इसने 3 महीने के अल्टीमेट में अब पहले बोले थे कि नहीं करेंगे, और भारत तो ऐसे ही बोलते हैं तो करता उरता कुछ नहीं है। ये तो भारत सरकार ने फाइनल चेतावनी देने के बाद अब भारत सरकार की सारी कानून यानी कि सारे शर्तें मानने के लिए मंजूर हो गए हैं। तो इन्होंने कहने लगे माई बाप या भाई अब हमको अपने शरण में ले लो, अब हम जो कहेंगे वही मानने के लिए तैयार हैं। तो इसी के साथ यह तो नई शर्तों के साथ जो है यह अधिकारी के रूप में यानी कि शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि इसमें जो जो भी है सोशल मीडिया में कि जितने भी फेक न्यूज़ फैलाते हैं, इसका कहना है भारत सरकार का कि आप ये पता लगाओ कि जितने जब ये फेक न्यूज़ जो फैल रहा है तो कहाँ से सर्वप्रथम कहाँ से फैला है, किसने शुरू किया था, और जितना उसका
क्या टाइम है, यानी कि उसके बारे में सारी डिटेल हमें चाहिए। तो इसका कहना था नहीं, ये नहीं हो सकता है, जितना भी है कहाँ से आता है कैसे होता है, ये हम कि उसके मामला यानी कि निजी मामला है उसका, हम मतलब निजी मामला में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो यही इसकी अथी थी, मतलब जानकारी थी इसके बारे में। और इसके अब जानकारी को लिए भी मानने के लिए तैयार हो गया है। और चलिए और बात भी जानते हैं इसके बारे में। फेसबुक ने अपने शिकायत अधिकारी के रूप में स्फूर्ति प्रिया को नियुक्त करने की घोषणा की है। यह कदम पिछले महीने लागू होने वाले नए सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 की वजह से लिया गया है। और बात करते हैं, यानी कि यह क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि यह जो बात करते हैं मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम किसकी कहाँ से लिया गया है, तो किस वर्ष, मतलब किस वर्ष की देन है, 2021 की देन है। और बात करते हैं भारत सरकार के नए दिशा निर्देश के अनुसार 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ता वाली सोशल मीडिया कंपनियों को एक शिकायत अधिकारी यानी नोडल अधिकारी और मुख्य अनुपालक अधिकारी भारत में नियुक्त करना होगा। यानी कि जो जितने भी 50 लाख से ऊपर फॉलोवर्स हैं सोशल मीडिया के यूजर्स हैं, तो उसको यह अल्टीमेट दिया गया है, तो अपने कंपनी में एक शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और मुख्य अनुपालन अधिकारी, ये तीनों के तीनों भारत में नियुक्त होनी चाहिए। और बात करते हैं इन तीनों अधिकारियों को भारत का निवासी होना चाहिए और साथ ही साथ भारत में नियुक्त होना चाहिए, और यह तीनों भारत के ही निवासी होना चाहिए, ये इसमें दिया कहा गया है। और फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने, यानी कि व्हाट्सएप की स्थापना की बात करें 2009 में किया गया था। व्हाट्सएप ने भी कुछ दिन पहले परेश पी लाल को अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था। नए आईटी नियम के लागू होने के 2 दिन बाद व्हाट्सएप, फेसबुक और गूगल ने 29 मई को अपने अनुपालन अधिकारी, निवासी शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क व्यक्ति के बारे में जानकारी सरकार के साथ साझा की है। तो अब ये जो है सब मान गए हैं, जिस तरह भारत की सरकार का अल्टीमेट था, और उसी के अल्टीमेट को पूरा करने के लिए इसने जैसे जैसे कहा गया उसको मानना ही पड़ा। क्योंकि भारत तो ये सब जिसको चाह लेते हैं एक बार में, यानी कि उसको महान बना देते हैं, या तो उसे राजा भी बना सकते हैं और रंक भी बनाने में समय नहीं लगता है। और भारत का जस्ट ट्विटर की तरह एक नया ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है कू ऐप, जो ट्विटर की तरह ही है। तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना यह स्वदेशी ऐप है। चलिए तो और बात करते हैं इसके बारे में। फेसबुक के संस्थापक की बात करें तो मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक है। और फेसबुक की मुख्यालय की बात करें तो कैलिफोर्निया यूएसए में है। और फेसबुक की स्थापना की बात करें 2004 में इसका स्थापना किया गया था। और बात करते हैं व्हाट्सएप को, तो व्हाट्सएप का अधिग्रहण जो फेसबुक के द्वारा ही 2014 में कर दिया गया है। और बात करते हैं अब इसके बारे में यूट्यूब की स्थापना की बात करें तो 14 फरवरी 2005 में यूट्यूब की स्थापना किया गया था। और इसका भी मुख्यालय यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के कैलिफोर्निया में इनका मुख्यालय है। ट्विटर की बात करें तो 2006 में इसका स्थापना किया गया था सैन फ्रांसिस्को, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय है। याहू की बात करें तो 1994 में किया गया था, इसका भी मुख्यालय कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और अमेजन की बात करें तो 1994 में वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था, यानी कि उसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका वाशिंगटन डीसी में है। इसका स्थापना 1994 में किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? यानी कि बिटकॉइन एक ऐसी मुद्रा है जो केवल जैसे आप पैसे रुपये जो जितने भी आपके पास में है तो छू लेते हैं और उसे छू लेते हैं, ये रुपया है। ये बिटकॉइन एक ऐसा लीगल टेंडर मुद्रा है जो आप इसे छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं कि मेरे पास पैसा है, अपने पास पैसा है। तो यह जो है एक मुद्रा ऐसी मुद्रा है जो कंप्यूटर से, यानी कि डिजिटल लेन देन के लिए आप से ही जानेंगे कि ये मेरे पास रुपये है, और इसे छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यानी कि डिजिटल माध्यम से ही इसका लेन देन किया जा सकता है। तो इसको मान्यता देने वाले यह पहला देश कौन बन गया है, तो एल सल्वाडोर बन गया है। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं एल सल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। बिटकॉइन का लीगल टेंडर के रूप में प्रयोग करने पर 90 दिन में कानून बन जाएगा, यानी कि प्रयोग जो करेंगे बिटकॉइन मुद्रा को
तो इस लीगल टेंडर के रूप में, तो इसे 90 दिन में कानून बन जाएगा। और एल सल्वाडोर की अर्थव्यवस्था अधिकतर प्रेषण पर निर्भर करता है, यानी कि प्रेषण यानी रिमिटियंस पर ही निर्भर करता है। इसके बाद देश के बाहर काम कर रहे लोग बिटकॉइन में पैसा अपने घर भेज सकते हैं, बिटकॉइन में ही अपना पैसा घर भेज सकते हैं। बिटकॉइन का प्रयोग पूरी तरह से वैकल्पिक होगा या देश के अंदर वित्तीय समावेशन पूरी तरह से वैकल्पिक होगा या देश के अंदर वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूसिव निवेश, पर्यटन, नवाचार और आर्थिक विकास में लाया जाएगा। यानी कि बिटकॉइन मुद्रा की प्रयोग की बात करें तो इन सभी में प्रयोग किया जाएगा। और बात करते हैं बिटकॉइन का जनक नाकोशी मोता है, जो जापान देश के हैं। तो इसी का देन है जो बिटकॉइन मुद्रा अभी हाल ही में चर्चा में है, जो एल सल्वाडोर द्वारा पहले प्रयोग में लाए जाने की बात पूरी दुनिया में चर्चा में है। और बात करते हैं एल सल्वाडोर की राजधानी सान सल्वाडोर है, यानी कि सान सल्वाडोर एल सल्वाडोर की राजधानी है। और मुद्रा की बात करें तो यूएस डॉलर यहाँ की मुद्रा है। राष्ट्रपति की बात करें तो नाइब बुकेले यहाँ के राष्ट्रपति है। और बात करते हैं एल सल्वाडोर मध्य अमेरिका में स्थित सबसे छोटा देश और सबसे सघन आबादी वाला देश है। और बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में यह देश स्थित है। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो ये है बिटकॉइन, बिटकॉइन मुद्रा, जिसे आप छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, जो कि कंप्यूटर से कंप्यूटर यानी डिजिटल लेन देन के रूप में आप महसूस कर सकते हैं कि मेरे पास रुपये है। ये एल सल्वाडोर की फ्लैग है, देख सकते हैं आप। और एल सल्वाडोर की बात करें तो यह अमेरिका के मध्य में है। तो ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। इसी के बीच में जो ये छोटा सा एक दूसरा देश है जो आपको दिखाया गया है, यह एल सल्वाडोर है। और बात करते हैं अपने देश भारत की, तो यहाँ पे अपना देश भारत है। और ये है साउथ अफ्रीका और ये है दक्षिण अमेरिका और ये है उत्तरी अमेरिका। तो इसी के बीच में ये सल्वाडोर का आप देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के स्टैटिक जीके नहीं आज की क्लास में शामिल कर पाए हैं, तो यानी कि टेक्निकल इश्यू के कारण आज की क्लास में स्टैटिक जीके शामिल नहीं हो पाया है। तो चलिए दोस्तों आज के यह जीके कुछ देख लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। कल से हम प्रयास करेंगे कि डेली स्टैटिक जीके को शामिल कर सकेंगे क्लास में। चलिए तो दोस्तों जानते हैं विश्व महासागर दिवस के बारे में जानते हैं। तो 8 जून को दुनिया भर में वर्ल्ड ओशियन डे यानी कि विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इसे 8 जून 1992 में राई डे यानी कि रियो डी जेनेरियो में ग्लोबल फोरम में प्रस्तावित किया गया था। पहला विश्व महासागर दिवस की बात करें तो यह 2009 में मनाया गया था। उसी दिन से 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए तो दोस्तों आज फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं पिछले क्लास का, जो पिछले क्लास में करंट अफेयर का क्लास किया गया था, यानी कि 9 जून को जो क्लास हुआ था उसका रिवाइज हम फटाफट से कर लेते हैं। सुनील अरोड़ा के बाद देश का अगला चुनाव आयुक्त कौन होगा? तो ये बात करते हैं अनूप चंद्र पांडे देश का अगला चुनाव आयुक्त होगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑक्सी-1 बनाने की घोषणा की है? तो यह हरियाणा सरकार के द्वारा ऑक्सी-1 बनाने की घोषणा की गई है। बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021 के विजेताओं की घोषणा की गई है। यह समारोह किस देश में आयोजित किया गया? तो यह समारोह की बात करते हो ब्रिटेन में आयोजित किया गया। किसने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए एंटोनियो गुटेरेस की सिफारिश की है? तो यह यूएनएससी ने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी की गई एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो एमपी की बात करें तो पहले स्थान पर, उड़ीसा दूसरे और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो तीसरे स्थान पर रहा था। गिफ्ट सिटी में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो यह गुजरात मेरीटाइम बोर्ड के द्वारा स्थापित किया जाएगा। हाल ही में कौन महानिदेशक नौसेना संचालक बने हैं? तो वाइस एडमिरल राजेश पेंदरकर नौसेना महानिदेशक संचालक बने हैं। हाल ही में 2022-24 के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में किस देश को चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। द टाइम्स
50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 में टॉप पर कौन रही है? तो टॉप पर रिया चक्रवर्ती रही है। आरबीआई ने CS घोष को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो बात करते हैं बंधन बैंक के सीईओ के रूप में सीईओ और एमडी की नियुक्त करने की मंजूरी दी है। विश्व बैंक का अनुमान 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो 8.3% वृद्धि अर्थव्यवस्था में वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। बात करते हैं भारतीय नौसेना ने शामिल किए 3 ALHM के थर्ड उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को। ग्रुप ऑफ 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर लगाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। डील के अनुसार न्यूनतम वैश्विक कर की दर कम से कम 15% होगी। तो यह न्यूनतम कर की दर की बात करते हैं तो 15% रहने का अनुमान लगाया है ग्रुप ऑफ 7 के द्वारा अर्थव्यवस्था के बारे में। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम लोग इसे जारी रखेंगे और आने वाले समय में हमारा प्रयास यही रहेगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी बेहतर हो। साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर लें तो मैक्सिमम आपके प्रश्न एग्ज़ाम में यहाँ से आ सकते हैं। धन्यवाद।